हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स यानी कि एटम की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ मैटर का, यानी कि जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। अब जो भी मैटर्स के अंदर जिस तरह का एटम्स प्रेजेंट होगा उसी तरह का उसका जो मैटर का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये बनते हैं अब कि जो एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे अलग एलिमेंट्स के एटम के साथ मिल जाए तो क्या उत्पन्न होगा, और दूसरा कि क्या वास्तव में एटम इंडिविजुअल है यानी कि विभाजित नहीं हो सकते। और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये जो डाल्टन्स ने एटॉमिक जो थ्योरी दी थी उसके बेस पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी के अंदर बता दिया कि ये इंडिविजुअल है और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। अब इन सब का जो क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कुछ जो उप परमाणु यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, और वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम्स, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो मॉडल्स हैं यानी कि जो एक्सप्लेन किया गया, और उसके साथ ही एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था वैज्ञानिकों के लिए 19वीं सदी में वो ये था कि एटम की संरचना करना और उसके साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है इम्पोर्टेंट उसको एक्सप्लेन करना। अब जो एटम की संरचना है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही हो सकती है, यानी पूरी तरह से उसका जो एक्सपेरिमेंट एटम्स का पूरे जो क्वेश्चन वगैरह का आंसर वगैरह मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी संरचना हो। तो सबसे पहले तो ये पाया गया है कि एटम है वो नॉट इंडिविजुअल, यानी कि नॉट इंडिविजुअल है। यह कब मिला कि जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया गया तो उसके दौरान इसके कुछ संकेत मिले कि जो एटम्स है वो नॉट इंडिविजिबल है, यानी कि वो डिविजिबल हो सकते हैं। या जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टेड किया गया जो अलग अलग सब्सटेंस है। अब चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स कि मैटर्स के अंदर यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होता है या नहीं ये पता करेंगे, इसमें देखेंगे। तो ये समझने के लिए इसके अंदर एक एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी के अंदर बता रखा है कि एक कॉम्ब लेके यानी कि कंगा लेके आप अपने सूखे बालों के अंदर कंगा करना है। अब उस कंगे को एक पेपर के टुकड़ों के पास ले जाना है और देखना है कि क्या छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं उनको कंगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा बी कि एक ग्लास रोड लेनी है और उसको रेशम के कपड़ों पर रगड़ना है, और अब उस रोड को फूले हुए गुब्बारे के पास ले जाना है और अब देखना है कि क्या होता है, और यह आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इन एक्टिविटी से हम यह जान सकते हैं कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज बनता है उसके अंदर, या अगर वह चार्ज बन रहा है तो वो चार्ज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का जो क्वेश्चन है हम इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं यहाँ पे। अब जो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर से हम ये जान सकते हैं कि जो एटम्स है वो डिविजिबल है और उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवेल्विंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम्स। अब कई साइंटिस्टों ने यह दिया माना कि जो एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब 1900 में यह जाना गया कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं लेकिन कंटेन एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर कुछ उप परमाणु भी उसके अंदर होते हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है इसके अंदर। तो जे थॉमस यानी कि जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जिसको हम ई से डिनोटेड करते हैं और नेगेटिव जिस पे चार्ज होता है। इससे पहले यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, इससे पहले 1886 में जो ई गोल्डस्टेन था उसने न्यू रेडिएशन यानी कि कैनाल रेज इसकी डिस्कवरी की। जो प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इज ए गैस डिस्चार्ज के अंदर उसने एक नई रेडिएशन देखी और उसको उसने नाम दिया कि कैनाल रेज। ये क्या है, कैनाल रेज है।
और इस रेज के ऊपर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यानी कि जो ये रेडिएशन थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जो अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवर टू अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जिसने उसे दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया। यानी कि जे थॉमस ने तो इलेक्ट्रॉन्स बताया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ई गोल्डस्टीन ने एक जो कैनाल रे, यानी कि उसने एक गैस डिस्चार्ज में एक न्यू रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन देखी, विकिरण देखी, उसको नाम दिया कैनाल्स रे, और उस कैनाल्स रेस में देखा कि पॉजिटिवली इसके ऊपर चार्ज है, तो ये भी एक दूसरा यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का। और इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चार्ज जो मैग्नीट्यूड के इक्वल था, लेकिन अपोजिट इन साइन ऑफ देन द इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के जो साइन के इसके अपोजिट साइन था, मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, और इसको इसने पी से रिप्रेजेंटेड किया और इसका नाम दिया गया था प्रोटॉन, ठीक है। तो इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास था, द्रव्यमान था, वो 2000 से ज्यादा था इलेक्ट्रॉन से, तो इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। और जो साधारणतः जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेड किया गया ई नेगेटिव से एंड द प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, प्रोटॉन का जो मास है यानी कि 1 यूनिट लिया गया, एंड इट्स चार्ज एज +1, और इसके ऊपर चार्ज रखा गया यानी कि +1। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंसिडर टू बी नेग्लेबल एंड द चार्ज इज द -1, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में यानी कि बिल्कुल ही शून्य था, ना के बराबर था, बहुत कम था, ठीक है, जिसके ऊपर जो साइन रखा गया माइनस का साइन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये देखा गया कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्ज, और दोनों ही अपने चार्ज को यानी बैलेंस रखते हैं, एक पे पॉजिटिव है एक पे माइनस है, जिसके कारण दोनों के अंदर बैलेंस बना हुआ है। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन वर इज इन द इंटीरियर ऑफ एटम फॉर आवर इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बाय रिमूव ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। इसमें देखा कि जो प्रोटॉन है वो एटम्स के अंदर क्या है, अंदर है, यानी कि जिस एटम्स है इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ इजिली से इसमें रिमूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिससे इसका बैलेंस बना हुआ है। नाउ द बिग क्वेश्चन, अब जो बड़ा क्वेश्चन ये था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फ्रॉम। अब इसका क्या जो स्ट्रक्चर होगा एटम्स का कि इसके अंदर ये पार्टिकल्स भी है, तो वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिलो। अब ये क्वेश्चन के जो आंसर है ये देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के एटम का जो स्ट्रक्चर संरचना, तो हमने पढ़ा कि जो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी चैप्टर 3 के अंदर, तो उसने सजेस्ट किया था कि एटम वाज इनडिविजिबल एंड अनडिस्ट्रैक्टेबल, ठीक है, इनकी अदृश्य है और दूसरा कि वो उसको विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इस डिस्कवरी के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले। अब जो डिस्कवरी करी रदरफोर्ड ने, जे थॉमस ने, तो उसके अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिले, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, जो एटम्स के अंदर है। तो इसके कारण जो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी इसके अनुसार यानी कि वो तो फेल है, कि उसने ये सब कुछ नहीं बताया, तो ये तो फेलियर हो गई। तो इट वाज देन कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन द एटम। अब ये जानना था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम्स के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उसने अपने अपने जो एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना एक मॉडल रखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर का, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने। तो इसने अपने मॉडल में क्या बताया कि सिमिलरली कि समझो कि जो एटम्स है वो एक क्रिसमस ट्री है, ठीक है, और जैसे क्रिसमस के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े रहते हैं, यानी कि उस तरह से उसके अंदर जो क्रिसमस की पडिंग वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कि इन ए स्पेयर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज वर लाइक करंट्स इन ए स्पेरिकल क्रिसमस पडिंग। सॉरी, इसने बताया था कि जो क्रिसमस पडिंग है कि वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर जो स्पेरल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है, उसके अंदर जो जिस तरह से ड्राई फ्रूट उसके अंदर जो पड़े हैं वो समझ लो, सपोज कर लो कि उसके अंदर वहां पे पॉजिटिवली चार्ज यानी कि प्रोटॉन हो गए क्रिसमस पुडिंग के अंदर, पुडिंग में, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि एक वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, यानी कि इसने कहा कि समझो सपोज करो आपके पास वाटरमेलन है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, जो हम खाते हैं, रेड कलर वाला जो एडिबल पार्ट है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड है वाटरमेलन के अंदर वो नेगेटिव चार्ज है। तो उसके अंदर जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो एडिबल है जो बाहर की जो अंदर खाते हैं वो क्या है, प्रोटॉन है। तो इस तरह से इसने ये मॉडल को दिया कि थॉमस ने मॉडल दिया एटम का, इसने अपनी ये
जो सुझाव थे वो रख दिया। ठीक है, अब थॉमसन ने प्रपोज किया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, के एटम्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर की तरफ इनके घूमते रहते हैं। सेकंड सॉरी यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हैं। और दूसरा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इज मैग्नीट्यूड, और जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड के उनके इक्वल है, इसलिए एटम इज द होल इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए जो एटम्स है वो यानी विद्युत का क्या हो गया, उदासीन हो गया, वो न्यूट्रल है। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब जो थॉमसन ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन कर दिया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके रिजल्ट के बेस पे अब एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल एज वी विल शो। अब इसके बाद जो इसका जो मॉडल था इसमें कुछ इस तरह से कुछ खास एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो इसके बाद कुछ अदर साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने भी अपने मॉडल्स दिए। तो उसके बाद आए रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने भी एक मॉडल दिया एटम का। रदरफोर्ड ने जो Ernest Rutherford was interested in knowing how the electron are arranged within an atom। इनकी रदरफोर्ड को ये ज्यादा इंटरेस्ट था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज है एटम के अंदर। तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से उसने डिजाइन किया कि इसने सबसे पहले तो एक जो गोल्ड फॉइल ली, और उसके साथ में उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसने गोल्ड फॉइल ली जो बिल्कुल ही थिन थी। तो वो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, यानी कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ली और उसके साथ में गोल्ड फॉइल। तो ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल, तो उसने जो गोल्ड फॉइल को क्यों सिलेक्टेड किया, क्योंकि वह जितनी से जितनी पतली जो लेयर हो सकती थी पॉसिबल संभव है वो लेना चाहता था, इसलिए इसने गोल्ड को सिलेक्ट किया, गोल्ड फॉइल को, क्योंकि वो क्या थी, अबाउट 1000 एटम्स थिक, जो 1000 परमाणुओं के बराबर इनकी मोटी थी, उसके अंदर क्या 1000 परमाणु हो तो उसके अकॉर्डिंग वो उतनी जो फॉइल ली थी वो उसके उतनी मोटी थी। अब अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, अब जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसके अंदर हीलियम आयंस के कंपैरिजन में डबल चार्ज होता है, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 म्यू, और उसका जो मास है द्रव्यमान वो 4 म्यू है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या करती है, फास्ट मूविंग करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी का है उसका कम विक्षेपण होता है, इसलिए उसने अल्फा पार्टिकल्स जो रेज ली। इट वाज एक्सेप्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम, उसने एक्सेप्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जो गोल्ड एटम्स गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर जो एटम्स आएंगे तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा उसको डिफ्लेक्टेड कर देगी, उसको विक्षेपण कर देगी। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर, जो अल्फा पार्टिकल्स होती है वो ज्यादा भारी होती है देन द प्रोटॉन से। ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, है कि उसने नहीं एक्सेप्ट किया था कि ये इससे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जो रदरफोर्ड ने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड निकला। अल्फा पार्टिकल ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसने गिव टोटली अनएक्सेप्टेड रिजल्ट, तो उसके अंदर उसने जो रिजल्ट निकला तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपेरिमेंट किया कि जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो सीधी ही गोल्ड फॉइल से निकल गई, ठीक है, इनकी स्ट्रेट निकल गई जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रखी है। और दूसरा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्टेड हो गई स्मॉल एंगल से, यानी कि कुछ स्मॉल एंगल से ही वापस उसके अंदर डिफ्लेक्टेड हो गई। और जो उसमें सरप्राइज तो ये रहा कि जो 12,000 पार्टिकल्स में से केवल एक रेज ही उसमें जो अल्फा पार्टिकल से बाहर निकली, ठीक है, ये उसने देखा, ऑब्जर्व किया। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड के शब्दों में दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट द इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch सेल एट ए पीस ऑफ द टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू, कि उसके अनुसार जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह का हुआ, यदि आप 15 इंच के एक कागज टिश्यू पेपर का गोला बना के मारते हो तो आग में, तो वो सीधा आकर वापस आपको ही लगता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से उसने देखा कि मेरा जो रिजल्ट है वो एकदम से इस तरह का निकला। जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड साइंटिस्ट को उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसने सोचा कि लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी सोचा कि ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन front of a wall with his eye closed, let him throw stone at the wall
फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि अब कहा कि इस तरह से मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो एक तरह से इस तरह का एक्टिविटी था कि सपोज करो कि एक बच्चा है वो दीवार के सामने खड़ा है और अपनी आंखें बंद कर कर पत्थर मार रहा है दीवार पर कुछ दूरी से, ठीक है। तो उसको जो ही विल हियर ए साउंड, एक आवाज सुनाई देती है, व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक, जब भी एक पत्थर उस पर लगता है। इफ ही रिपीट दिस 10 टाइम्स, अगर वह इसको 10 बार रिपीट करता है तब भी यही आवाज सुनाई देगी उसको 10 बार। लेकिन जब एक अंधा यानी कि वही कोई एक जो छड़ी में यानी कि जो कांटेनुमा जो छड़ी होती है उसके अंदर कोई पत्थर मारता है तो उसमें से कुछ ही पत्थर होते हैं जो उसके ऊपर लगते हैं और सारे पत्थर क्या होते हैं उसमें से गुजर के निकल जाते हैं और उसमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। यह क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बीच में बहुत सारा क्या होता है, गैप होता है, तो गैप के कारण उसमें सुनाई नहीं देता। वैसा ही ये कह रहा है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ, इनकी जो इसका एक्सपेरिमेंट था ऐसा ही इसके साथ हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट इसने किया तो उसमें बहुत सारा जो गैप था जिसके कारण जो सीधी उसके अंदर रेज निकल गई, जो उसमें स्ट्रेट गई। तो फॉलोइंग इन ए सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है कि इसी तरह का जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था वो हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एम्पिटीज, की बहुत ज्यादा उसके बीच में खाली स्थान था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल इन द गेटिंग डिफ्लेक्टेड, कि वो सीधी उसमें से निकल गई। सेकेंड, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड देयर पास, क्योंकि उसके अंदर कुछ ही जो पार्टिकल्स था जिसमें जो डिफ्लेक्टेड हुई बीच में जो रेज, इंडिकेट दैट द चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी स्पेस, और स्पेस के कारण ही उसमें जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई, की पॉजिटिव चार्ज था ऑक्यूपाई हुआ जो स्पेस में। एंड थर्ड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, और बहुत ही कम जो फ्रैक्शन था अल्फा पार्टिकल्स के अंदर वो डिफ्लेक्टेड हुई 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और इंडिकेटिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम्स, और ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास था जो गोल्ड एटम्स के ऊपर उसने कंसिडरेट किया बहुत कम वॉल्यूम में, जो जितना कि एटम के साथ था। तो फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स देन द रेडियस ऑफ द एटम, कि उसने अब ये पूरा डाटा कैलकुलेटेड करके उसने ये रिजल्ट निकाला कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो लगभग 10⁵ है, जब रेडियस ऑफ एटम के रेडियस से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल एन एटम। अब जो रदरफोर्ड ने यहाँ पर यानी कि उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो रदरफोर्ड ने जो फॉरवर्ड किया है कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि जो एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो उसके अंदर जो फॉलोइंग जो ये फीचर थे कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एट एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, की पॉजिटिवली चार्ज होता है सेंटर के अंदर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसने जो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी सीधी निकल गई वहां पे जो अल्फा पार्टिकल्स, तो उसने सोचा यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ये भी बता रहे थे एक्टिविटी के अंदर कि इसमें मान लो करो आप जो पत्थर फेंकते हो तो सीधा उसमें से निकल जाता है, इसका मतलब यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो उसने ये देखा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो मेरे स्पेस था इसलिए यहाँ पर सीधा चला गया, तो वहां पर इसने देखा कि पॉजिटिवली इसके अंदर जो चार्ज बन रहा है बीच में। तो उसने क्या देखा है कि उसके एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर की डिस्कवरी है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल के जो डिस्कवरी की न्यूक्लियर का मॉडल दिया, ठीक है, एटम का। तो उसने बताया कि जो एटम्स है एटम्स के अंदर जो सेंटर के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स यानी कि यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो मास है ऑफ एन एटम रेजिड इन द न्यूक्लियस, और जो मास है वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही जो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग इसका एटम का मास होता है। और द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ही जो घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी कंपेयर द साइज ऑफ द एटम वेरी स्मॉल, यानी कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है एटम के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स, अब क्या ड्रॉबैक्स निकले जो रदरफोर्ड मॉडल के, कि द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू द स्टेबल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक
जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसके अंदर कोई भी जो ऑर्बिट नहीं है कि जिससे हम ये एक्सेप्ट कर सके कि वो स्टेबल है। किसी ने बताया कि जो एटम्स है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो उसने कहा घूमते तो रहते हैं, लेकिन इससे अब ये बात तो फिक्स नहीं है ना कि ये स्टेबल है, यानी कि इस तरह से एक स्टेबल के अंदर घूमते रहेंगे, यानी कि अनस्टेबल भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टेबल है या नहीं ये पता नहीं कर पाई। एंड एनी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, यानी कि किसी भी अब जो पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स इसके ऑर्बिट के जो सर्कुलर्स के अंदर सर्कुलर करते हैं, तो वो किसी भी जो उसकी क्या एक्सेलरेशन है कि त्वरण उसका क्या है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बता सकते। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, यानी कि जब एक्सेलरेशन होगा तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो रेडिएट करेंगे एनर्जी को, एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, और जो इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, घूमते हैं, तो यानी कि वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, एंड फाइनली फॉल या गिर रहे हैं इनटू द न्यूक्लियस में। If this were so, the atom should high unstable and hence matter would exist in the form that we know atoms are quite stable। कि देखा गया है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर वो कह रहा है कि जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो अगर इस तरह से ये सब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है या नहीं, तो इसका मतलब जो एटम्स है वो तो हाईली अनस्टेबल होते, तो जिसके कारण जो मैटर्स के अंदर एटम्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो इस सब के बारे में एटम्स आर द क्वाइट स्टेबल। तो इसका मतलब तो हम तो फिर ये जानेंगे कि जो एटम्स है वो क्या है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद बोर्स यानी कि नील बोर्स साइंटिस्ट आया, तो उसने बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स है कि वो एटम का उसने बोर्स मॉडल दिया, जिसका नाम बोर्स मॉडल ऑफ एटम रखा गया, उसने जो मॉडल दिया, ठीक है। अब जो अगेंस्ट रदरफोर्ड के मॉडल के अगेंस्ट यानी कि जो कुछ निष्कर्ष नहीं हो पाया, जो कुछ बच गया था, उसके बारे में अब बोर्स मॉडल ने जो सिद्धांत दिए, तो उसने बताया सिद्धांत में फर्स्ट में कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रिएट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउ इनसाइड द एटम्स, यानी कि एटम्स के अंदर कुछ विशेष ही जो ऑर्बिट्स होते हैं उसी की अनुमति होती है, कुछ विशेष ऑर्बिटों की अनुमति है। दूसरा कि व्हाइल रिवॉल्विंग इज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कि जब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट होते हैं वो जो घूमते हैं, तो वो एनर्जी को, ऊर्जा को विकिरण नहीं करते, ठीक है। दीज ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब ये जो ऑर्बिट्स या सेल्स है इसको एनर्जी लेवल कहा जाता है। एनर्जी लेवल इन एटम आर शोज इन फिगर, जैसे कि फिगर के अंदर जो एनर्जी लेवल और एटम्स दिखा रखा है, ये बोर्स मॉडल्स के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसने इस तरह से ये मॉडल शो किया कि ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर में ये जो इसने ऑर्बिट, ये जो सेल है, तो इसको के सेल्स एल और एम और एन, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स है वहाँ पे 4, इसमें 3, 2 और 1, ये इसमें नंबरिंग होगा। तो दीज ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि जो ऑर्बिट और सेल से इसको रिप्रेजेंटेड किया गया लेटर के एल एम एन, इस तरह से आगे और भी है, और द नंबर्स एन 1 2 3 4, यानी कि जो नंबर है इसमें 1 2 3 4 इस तरह से रहेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स। अब इन 1932 में जे चैंडविक्स, यानी कि जे चैंडविक्स जो साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि और जो उप परमाणु पार्टिकल्स के बारे में बताया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू ऑफ दैट्स प्रोटॉन, जो उसका द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर है। इट वाज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन, उसका नाम दिया गया कि न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स है उसकी खोज किसने की? न्यूट्रॉन्स ने, यानी कि जो ऑर्बिटल्स के बारे में बोर्स ने बताया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स के बारे में जे चैंडविक्स ने बताया, ठीक है। इट वाज इवेंटली नेम एज न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, यानी कि जितने भी एटम है सबके अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी जो एटम्स है सबके अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इन जनरली साधारण है न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, जो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंटेड किया गया एन से, यानी कि एन से इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे। जो मास ऑफ एन एटम इज therefore given by the sum of mass of proton and neutron present in the nucleus, कि जो मास है एटम्स का वो टोटल सम होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर, यानी कि न्यूक्लियस, और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है? एटम्स का मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ
आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल, यानी कि जो सेल्स है, जो बोर्स मॉडल से बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटे हुए हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ एटम्स वाज सजेस्टेड बाय द बोर्स एंड ब्योरी, यानी कि जो बोर्स ब्योरी है उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल में। तो द फॉलोइंग रूल आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसे हम फॉलो करना होगा कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल या सेल में लिखने। सबसे पहला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द, कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल्स होगा उसमें होंगे फॉर्मूला 2n स्केयर, ठीक है। इनकी सेल्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यहाँ पे बताया कि इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्केयर, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो नंबर है वो प्रेजेंट हो गए 2n स्केयर। तो वेयर जो n है इज द ऑर्बिटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंडेक्स, इनके n इज द नंबर 1 2 3 जो एनर्जी लेवल इंडेक्स है, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट सेल आर एज फॉलो, कि फर्स्ट ऑर्बिटल के सेल, जो के सेल है उसके अंदर क्या आएगा 2 × 1 की पावर 2, तो 2, ठीक है यहाँ पर। तो सेकंड सेल के अंदर यानी कि एल सेल v × 2 × 2 की पावर 2, यानी कि हमें 2n का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसकी यहाँ पर इसने बोर्स ने मॉडल्स ने यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बता रखा है 4 3 और 2 और 1, लेकिन जो फॉर्मूला क्या है 2n स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 2 × 1 की पावर 2, और यहाँ पे 2 है l में तो 2 × 2 की पावर 2, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते चल जाएंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा इन कितना हो गया 6। तो इसका मतलब जो k के एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 2 × 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पर 18 होने चाहिए और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे कि के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एल के अंदर 6 और एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इन 8, जो मैक्सिमम नंबर है वो किसके अंदर आएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी कि 8 वाले में आएंगे। Third, electron are not accommodated in the given cell unless or inner cell are filled, that the cell are filled in the stepwise manners, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल नहीं करेंगे कि सीधा यहाँ पे इसके अंदर 1 कर दिया इसमें 2 कर दिया, हम स्टेप वाइज स्टेप करते फिल करते आएंगे। अगर इसके जो के सेल है, के सेल के अंदर कितना फिल होना चाहिए 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम इसके अंदर 2 फिल करेंगे, और एल के अंदर कितना है 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 फिल करेंगे पहले, ठीक है। अगर ये 6 फिल हो जाता है जब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करना कि इसमें 1 फिल कर दिया 2, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें 2 आते हैं तो इसमें पहले 2 करेंगे, इसमें 6 करेंगे, फिर इसमें 18 करेंगे, इसमें 32, इस तरह से, ठीक। और जिसमें जब इलेक्ट्रॉन जितना रिमेनिंग बच जाएगा कि मान लो इसके अंदर 6 है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिटल एल के अंदर हमें कितना फिल करना है 6 फिल होना, यहाँ पे 6 होना चाहिए इसके अंदर, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, सॉरी इसके अंदर के अंदर कितना था 2 1 जा 1 2, और एल में 2 है तो 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है 8 आएगा इसके अंदर। तो एल इसके अंदर कितना होना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 4 6 7 8, तो इस तरह से हमने 8 फिल कर दिया। अब सपोज करो यहाँ पे 8 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है कि 8 इसमें हमने जो और एटम्स है हमारे पास, तो उसका जो नंबर है वो कितना है 8 की बजाय यहाँ पे सपोज करो कि 5 है, ये 2 हम इसमें फिल कर दिया और 1 2 3 4 5 इसके अंदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी 7 हो गया, तो इसके अंदर 2 और रिमेनिंग 2 और बच गए, यानी कि 2 और भरे होना चाहिए, 2 एटम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो उस एटम्स की जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसमें आगे वो इसी तरह से यही बताएगा, ये बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। इनके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट आर शो इन द शेड्यूल स्टेज दिखा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का नंबर क्या एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो इसके अंदर कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है कि L1 का कितना है 3 है, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो फर्स्ट में 2 कर दिया, इसमें 3 कर दिया। बेरियम का यानी कि 4 है तो फर्स्ट में 2 आना चाहिए और लास्ट में इसमें 2 कर दिया, तो 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसने 18 जो एलिमेंट्स है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के वो शो कर रखे हैं किस तरह से हमें फिल करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने दिखा रखा है, ये वाली जो टेबल है इसके अंदर
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ पे ये इसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद एक एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है कि मेक स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी कि आपको एक स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्ले करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पहले 18 एलिमेंट्स का। तो द कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज द गिवन, जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है वो यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है वैलेंसी, इनकी वैलेंसी किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से पता करेंगे। तो वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन ए एटम आर अरेंज इन द डिफरेंट सेल ऑर्बिटल, जिनके हमने अभी देखा है कि जो किस तरह से एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग सेल या ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंजमेंट है, उपस्थित है, ठीक है, स्थित है। तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल एंड एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो प्रेजेंट होंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पीछे अभी बताया था कि फ्रॉम द बोर्स-बोयर स्कीम, कि बोर स्कीम के अनुसार कि वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अक्यूमुलेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, की उसके अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो हमें देखेंगे जो केमिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर हम कंप्लीटली कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। वैलेंसी इज द 0, यानी कि 8 हमने फिल कर दिया तो इसका मतलब जो वैलेंसी उसकी क्या बची है, 0 बची है। अब उसके अंदर और फिल हो सकते हैं, ठीक है, तो यानी कि वो उसकी वैलेंसी होगी। इन दीज इनर एलिमेंट, इस तरह से जैसे कि द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, कि जो हीलियम एटम है उसके अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल अदर एलिमेंट हैव एटम विद द 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कि हीलियम के 2 हैं लेकिन जो और दूसरे एलिमेंट्स है उन सब के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हैं, 8 एटम, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, जो कंबाइनिंग दोनों को जोड़ने पर जो कैपेसिटी है एटम ऑफ एलिमेंट की, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो वो उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि किस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल्स और एटम्स है उसके साथ में सेम या अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स के साथ किस तरह से उसमें रिएक्ट करते हैं। Was thus explained as in attempt to attain fully filled outermost cell, an outermost cell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atom would thus react so that to achieve the octet in the outermost cell. This was done by the sharing, gaining or losing. ठीक है, इसके अंदर कि हमें देखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कि वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब किसी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यानी कि उसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 0 है। अब जिसके अंदर जो बच गए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए लेकिन उसके अंदर जैसे 6 फिल हो गए, तो उसमें 6 फिल हो गए तो वहां पर कितने और आ सकते हैं, कि 2 और आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्या हो गए, इसकी 2 वैलेंसी हो गई, यानी कि इसके अंदर इतना स्पेस और है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, ये इसकी 2 वैलेंसी होगी। तो इनकी इस तरह से कह रहा है कि जो एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स की एक एलिमेंट्स है जो एटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे या जो वहां पे लॉस करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन जो आप इलेक्ट्रॉन है वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी के साथ, इनके शेयर करेंगे तो या देंगे या फिर वो लेंगे, ठीक है। और इस तरह से वो आपस में क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे के साथ। The number of electron gain or loss or sharing to make the octet of electron in the outermost cell and give the directly combined capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, helium, sodium atom contain 1 electron is their outermost cell, कि हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हाइड्रोजन है तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और उसी तरह से लिथियम है तो लिथियम के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एल सेल है तो इसके अंदर तो 2 ही आने चाहिए, और इसमें कितना आ सकता है यहाँ पे, अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर। तो यानी कि 7 और आ सकते हैं, 1 इसके अंदर फिल है। Each in their outermost cell, therefore each one of them can lose 1 electron, so they are said to have valency of 1. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वैलेंसी है इसकी यहाँ पर ये क्या है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर 1 है लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 और आ सकता है, तो इसकी वैलेंसी हम क्या कहेंगे कि इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 और आ सकता है, ठीक है। तो कैन यू टेल व्हाट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम
और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख के बता सकते हो कि इसमें पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 16 जो 32 वगैरह, तो इस तरह से इसमें कितने आएंगे, तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो, आराम से बता सकते हो। तो इट इज 2 and 3, तो इसके अंदर 2 है और 3 respectively, because magnesium have 2 electron in its outermost cell and aluminium have the 3 electron in outermost cell, क्योंकि एल्यूमिनियम के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल पर, और इसके अंदर मैग्नीशियम के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल के अंदर। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, then valency is determined in the different way. For example, fluorine atom has 7 electron, कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। द आउटरमोस्ट सेल एंड द वैलेंसी कुड बी 7, तो इट्स यानी कि जो वैलेंसी है ये भी इसकी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। जो फ्लोरीन है वो गेन करेगी 1 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगी, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। ठीक है, तो हैंस द वैलेंसी डिटरमाइन द सब 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट एंड द गिव यू वैलेंसी ऑफ द 1 for फ्लोरीन। ठीक है, इनकी 1 for फ्लोरीन, ये कह रहा है कि जो फ्लोरीन है तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हैं, 7 है, लेकिन कितना आना चाहिए, 1 और आ जाए तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 की जो यहाँ पर और है 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नहीं, तो फ्लोरीन क्या करेगा, 7 गेन कर देगी और 1 इसके अंदर क्या करेगी, ले लेगी, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड द गिव यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन, तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलरली मैनर ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह से हम ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, की वैलेंसी क्या होगी ऑक्सीजन की, क्या आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देयरफॉर जबकि एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो हर एलिमेंट, जो एटम का जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके अंदर एक निश्चित जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कॉल्ड इज वैलेंसी, वो इसकी वैलेंसी कहलाती है। एन एटम ईच एलिमेंट हैज ए डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वी कॉल द वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इन द लास्ट कॉलम, जो वैलेंसी है फर्स्ट 18 एलिमेंट की वो पीछे कॉलम में दी हुई है, जो अभी हम पढ़कर आए। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फर्स्ट आता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो एटॉमिक नंबर के अंदर जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड एटम, यानी कि एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द जेड, यानी कि जो एटॉमिक एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर है जो हम डिटरमाइन करेंगे प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंटेड करेंगे जेड से। ऑल दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम ही होगा, सेम से यानी कि जेड से ही रिप्रेजेंटेड करेंगे। इन फैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेस, जो एलिमेंट्स होते हैं डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जैसे फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, यानी कि जेड, तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि 1। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है जो हाइड्रोजन का 1 ही है। ओनली 1 प्रोटॉन, तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। सिमिलरली उसी तरह से फॉर कार्बन, तो कार्बन को एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो एटॉमिक नंबर से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। तो देयरफॉर द एटॉमिक नंबर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर, इतना ही। नेक्स्ट आता है मास नंबर। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के जो एटम्स के बारे में पढ़ने के बाद में हमने कंक्लूजन निकाला कि जो मास ऑफ एटम पार्सली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अलग होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रेजिड्स इन इट्स न्यूक्लियस, जो मास है एटम्स का वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 म्यू, बिकॉज जो प्रोटॉन है इसके अंदर 6 है और 6 इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, इनकी 6 न्यूट्रॉन और 6 इसके अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो मास कितना हो गया इसका, 12 म्यू, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन, तो दोनों का टोटल क्या होगा, इसका मास निकलेगा, जो मास है वो कितना हो जाएगा, इनकी
न्यूट्रॉन्स के बराबर, ठीक है, इसके न्यूट्रॉन्स के बराबर है, तो इसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पर 6 है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें 6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसका मिक्सर डबल कर देंगे यहाँ पे, ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा 12 म्यू। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम का 27, तो यानी कि 13 प्रोटॉन है, तो 14 इसका न्यूट्रॉन। द मास नंबर ऑफ डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एटम इट डिनोटेड बाय द ए। इसको हम डिनोटेड करेंगे मास ऑफ नंबर को ए से, तो इन द नोटेशन ऑफ एन एटम एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर द रिटन। इस तरह से लिखेंगे, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है, सपोज करो जैसे कि एक्स है, तो मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंटेड करेंगे, और एटॉमिक नंबर से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को, ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। तो जो नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, N14 एन, यानी सपोज जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एक एटम एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का जो 14 है वो क्या है, इसका मास है, और जो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, जो 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि नेचर के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई, कि कुछ एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर पाया गया है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है जिसका सेम तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, और वही क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयर आर द 3 एटॉमिक स्पीसीज, 3 एटॉमिक स्पीसीज है, जैसे कि प्रोटियम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की तरह ही 1 है, ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 इसका मास नंबर हो गया, 1 हाइड्रोजन, यानी कि डी से रिप्रेजेंटेड किया, ट्राइटेनियम को टी से, यानी कि हाइड्रोजन के 3 इसका मास हो गया, और यहाँ पर 1 इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन जो मास है वो क्या है, इसका डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, आइसोटोप है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज द 1 बट द मास नंबर इज 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टली। तो सच एग्जाम्पल आर, इसी तरह से एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बन का यहाँ पे क्लोरीन का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देयर वी कैन से दैट दीज आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम, ठीक है। तो जो 3 डिफरेंट जो दिखा रखा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। प्रोटीनियम के अंदर 1 होगा, ड्यूटेरियम में 2 होगा, और ट्राई के अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, कुछ एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटोप का मिक्सचर होता है। अब ईच आइसोटोप एंड एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, अरे हर प्रत्येक जो आइसोटोप है एक एलिमेंट के अंदर, उसमें प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर, जो केमिकल प्रॉपर्टी है आइसोटोप की वो सिमिलर है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज द डिफरेंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन अकर्स इन द नेचर इन द 2 आइसोटोप, जो क्लोरीन के नेचर के अंदर 2 आइसोटोप है, विच मास इज 35 म्यू एंड 37 म्यू, जिसका मास एक तो 35 म्यू है और एक 37 म्यू, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 3:1 के अंदर। ऑब्वियसली इन द क्वेश्चन अराइज, इस तरह क्वेश्चन अराइज होता है, वी टेक द सेम मास ऑफ द क्लोरीन एटम अस वी फाइंड आउट। तो क्या हम इसी तरह से जो क्लोरीन एटम का भी सेम मास ले सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे क्या मिलता है, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल करके इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे ये बेसिक अब डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा है, जैसे कि बता रखा है कि मास है 35 म्यू है क्लोरीन का, ठीक है, यानी कि 3:1 के अंदर 37 म्यू है। तो 35 इंटू क्या कह रहे हैं, 3:1, तो यानी कि 75/100, ठीक, और प्लस 37, तो 25/100 इसके अंदर। तो इसको सोल्व करेंगे तो इस दोनों को प्लस करके, तो ये इसका आंसर 35.5 म्यू आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का, ठीक। तो द मास ऑफ एन एटम एनी नेचुरल एलिमेंट टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली अक्यूरिंग द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि जितना मास ऑफ एटम है किसी भी नेचुरल एलिमेंट्स का, वो हम एवरेज ही मास लेंगे, ठीक है, यानी कि सभी नेचुरल एटम का एलिमेंट्स के अंदर। इफ एन एलिमेंट्स इज नो आइसोटोप, अगर एलिमेंट आइसोटोप नहीं है तो जो मास है एटम का वो सेम भी हो सकता है सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के साथ, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, तो क्या हो जाएगा, टोटल उसका जो मास है वो सेम हो जाएगा। बट इफ एन इलेक्ट्रॉन अकर्स इन द आइसोटोप फॉर्म, यदि इलेक्ट्रॉन जो आइसोटोप फॉर्म के अंदर है, तो देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, तो हम सबसे पहले जो हर आइसोटोप की परसेंटेज जानेंगे, ठीक है, देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, उसके बाद हम उसका एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे। दिस डज नॉट मीन्स दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज ए फ्रिक्शनल मास,
ऑफ 35.5 म्यू। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक एटम का जो क्लोरीन मास फ्रिक्शनल मास है वो 35.5 म्यू है। इट means that if you take a certain amount of chlorine it will contain both isotopes or chlorine and the average mass is 35 μ। यदि आप एक अमाउंट लेते हो क्लोरीन का तो उसके अंदर जो आइसोटोप जिसके अंदर दोनों ही होंगे, जिसमें कंटेन करेगा आइसोटोप भी होगा क्लोरीन का और उसके साथ में उसका जो ये एवरेज मास भी होगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है आइसोटोप की, सिंस जो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर यानी कि आइसोटोप में एक एलिमेंट का जो आइसोटोप है उसके अंदर, तो सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप एंड एलिमेंट आर द सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी आइसोटोप है एलिमेंट के वो क्या है सारे सेम है। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग ए मिक्सचर, इसके अंदर हम कोई भी मिक्सचर वगैरह कंसर्न नहीं करेंगे, बट लेकिन सम आइसोटोप हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टी है विच फाइंड दैम यूजफुल इन वेरियस फील्ड, जिसको हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ है। फर्स्ट है एन आइसोटोप यूरेनियम, जो यूरेनियम आइसोटोप है इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्शन के फ्यूल में करते हैं। ठीक है, इनकी न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं उसके फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। सेकंड आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट, कोबाल्ट आइसोटोप का प्रयोग हम करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। और जो थर्ड है आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर। ठीक है, गोइटर डिजीज होती है, डिजीज उसकी बीमारी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोबार, आइसोबार है उसकी जो डेफिनेशन वो आइसोटोप से अपोजिट होगी। उसमें क्या था एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन डिफरेंट मास था, इसमें मास सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। तो लेट अस द कंसीडर ऑफ टू एलिमेंट्स, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गोन एटॉमिक नंबर 18। तो द नंबर ऑफ प्रोटोन इन दीज एटॉमिक डिफरेंस, नंबर ऑफ प्रोटोन है इस एलिमेंट्स के वो क्या है डिफरेंट है, बट मास ऑफ नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स इज 40। लेकिन जो मास है इन दोनों एलिमेंट्स का वो क्या है 40 है। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर है न्यूक्लियस का, तो एटम्स के अंदर जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर तो सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग एटम्स के अंदर जो अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज द आइसोबार, जिसका जो मास नंबर क्या होगा सेम, वो क्या कहलाएगा आइसोबार कहलाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स के अंदर वहां पे आप ये लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड द आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्गन और कैल्शियम। ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।